हाँ, दो आर्टिकल्स हमने कल किए थे मार्च के। आज हमारे पास 4 आर्टिकल्स हैं करने के लिए। 4 नहीं है, टेक्निकली 6 है, 2 और हैं नीचे जो कि इंडेक्स में नहीं थे। ठीक है। आज का जो आर्टिकल है हमारा, दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एंड द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम की है। विल ट्राई टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, ताकि इसमें से क्वेश्चन हम कर सकें। पहले कंटेक्स्ट को समझते हैं, क्या है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एंड द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। रिसेंटली हम एक केस की बात कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज, ठीक, यशवंत वर्मा। जस्टिस वर्मा है, उनके घर पे आग लग गई थी, तो फायर ब्रिगेड ने पाया कि वहाँ पे काफ़ी सारा कैश बरामद हुआ जलता हुआ। तो इसके बाद ये हुआ कि काफ़ी न्यूज़ में प्रोमिनेंस आ गया कि भैया सुप्रीम हाई कोर्ट के जज के घर पे इतना सारा कैश बरामद हुआ है। जुडिशरी की इंटीग्रिटी पे भी बात आ रही थी। इसमें हमको ये समझना है इस आर्टिकल में कि जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। कि जो न्यायपालिका में अगर जजेस स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर अगर किसी तरीके का एलिगेशन आता है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर की जाती है, उनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है, या फिर क्या इंक्वायरी की प्रक्रिया है, हमको ये समझना है। ठीक है। हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जो जस्टिस वर्मा है उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से कहाँ कर दिया सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। इस पर हमने शायद कल भी बात करी थी। ये हुआ सर। हमको आज समझना है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस कहाँ से आते हैं, ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट की क्या प्रक्रिया होती है और उनके रिमूवल की क्या प्रक्रिया है। कुल मिला के कोर्ट जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उनके जजेस कहाँ से आते हैं, अपॉइंटमेंट की क्या प्रक्रिया है। ठीक है। इसके लिए हमको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें कुछ कुछ समझनी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनेंगे इस बात को। लिखा हुआ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये लिखा हुआ है सर। कुल मिला के इतनी ही बात लिखी हुई है कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है। ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। टर्म जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कंसल्टेशन। और कंसल्टेशन का मतलब होता है, नॉर्मली क्या होता है कंसल्टेशन, क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाके क्या करते हो, कंसल्ट करते हो। आप डॉक्टर को बताते हो मुझे ये समस्या है, डॉक्टर आपको बोलता है ये दवाई ले लेना। डॉक्टर आपके मुंह में दवाई ठूसता नहीं है। इसका मतलब क्या है, डॉक्टर के साथ आप कंकरेंस में नहीं हो, डॉक्टर के साथ आप कंसल्टेशन में हो। डॉक्टर आपसे कोई एडवाइस कर रहा है कि भैया ये चीज़ आप कर लो। इसका मतलब कंसल्टेशन जहां पर होता है वहां पे बाइंडिंग नेचर नहीं होता है किसी चीज़ का। समझ रहे हैं? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कंसल्ट द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब सीजीआई से सिर्फ ओपिनियन लेनी है, बाइंडिंग नेचर नहीं है। और हमको ये भी पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अंडर आर्टिकल 74 वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओएम। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो जिसको रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट उसी को क्या अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करेगा सर। सिंपल सी बात है। इसका मतलब जब से संविधान लागू हुआ तब से यही प्रैक्टिस चल रही थी कि कंटिन्यूसली एग्जीक्यूटिव जिसको रिकमेंड कर रहा था उन्हीं को क्या बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज। देखो हम इस बात पे कितनी बार आ गए हैं कि कितना कन्फ्रंटेशन हो रहा है ना। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी इस बारे में डिस्कस किया, हमने अभी रिसेंटली कैग में भी इस बात को डिस्कस किया, और यही तरीके की बात अभी भी वापस निकल के आ रही है कि लंबे समय तक क्या हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव के ही रिकमेंडेशन पे क्या हो रहे थे, आ रहे थे। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको रिकमेंड करती थी, सीजीआई से कंसल्ट कर लिया जाता था, बट अल्टीमेटली प्रेसिडेंट सीओएम के हिसाब से ही चलते थे सर, चलते थे। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव का क्या था सर, डोमिनेंस था। ठीक है। अब 70s के टाइम पे जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी,
उस समय कई सारी जुडिशियरी में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में एनॉमलीज नजर आई सर। एनॉमलीज नजर आई इसका मतलब कि कई बार एग्जीक्यूटिव जो है वो जो जुडिशियल जजेस से कंसल्टेशन है उस कंसल्टेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, और उससे जुडिशरी की जो ऑटोनॉमी है या इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या आ रही थी, क्वेश्चन मार्क आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर लॉयर थे एसपी गुप्ता, क्या नाम है, एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट की जो अदर लॉयर्स की एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर एक केस दर्ज किया कि भैया ये जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट हो रहा है इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस या एग्जीक्यूटिव पे जो डिपेंडेंस है वो तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेपरेशन ऑफ पावर के ही अगेंस्ट जा रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में तो फिर जस्टिस इंश्योर नहीं हो पाएगी, बस में। तो फिर ये केस हुआ एसपी गुप्ता केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया सर 1981 में। कब दिया, 1981, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का क्या, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो केस हुआ 1981 में इसका डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है उसी हिसाब से चलेगा, एग्जीक्यूटिव का ही डोमिनेंस रहेगा। जुडिशरी या जो कंसल्टेशन वर्ड है उसका मतलब कंसल्टेशन ही है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की बात ही क्या होगी सर, मानी जाएगी। मतलब अल्टीमेटली एसपी गुप्ता केस जो है उस केस का रिजल्ट ये आया कि एग्जीक्यूटिव के डोमिनेंस को ही क्या कहा गया, यस बोला गया। और इसी केस को कहते हैं फर्स्ट जज केस। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट जज केस। तो फर्स्ट जज केस जो 1981 में हुआ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर वर्डिक्ट आया कि एग्जीक्यूटिव का ही क्या रहेगा सर, फाइनल से रहेगा, और जो कंसल्टेशन है उसका मतलब कंसल्टेशन ही है, वो कंकरेंस नहीं है सर। डन। ये केस हो गया सर 1981 में। उसके करीब 12 साल बाद एक और केस निकल के आता है जिसमें जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो केस करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वापस यही मुद्दे पे केस होता है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है, ठीक है। और ये केस होता है 1993 में। इसको कहते हैं सेकंड जज केस। क्या कहते हैं, सेकंड जज केस। तो फर्स्ट जज केस होता है एसपी गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इन द 1981। उसके 12 साल बाद 1993 में सेकंड केस होता है, दैट इज सेकंड जज केस। और इसके अंदर कौन है सर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर 1993 में एक हिस्टोरिक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और वो हिस्टोरिक डिसीजन ये कहता है कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है, एक्चुअली ये वर्ड कंसल्टेशन सिर्फ नहीं है, इस कंसल्टेशन के अंदर जो है कंकरेंस छुपा हुआ है। कंकरेंस का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है तो वास्तविकता में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बात है वो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग रूप से माननी पड़ेगी। बात समझ में आ रही, मतलब कंकरेंस नहीं रहेगा, वो एक्चुअली कंसल्टेशन नहीं रहेगा, वो कंकरेंस रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, जुडिशरी के अंदर नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 भी कहता है सेपरेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो है उसका जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स के अगर अंदर हाथ रहेगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक वर्डिक्ट आता है, वो कहते हैं कि ये कंसल्टेशन जो है ये कंकरेंस है सर। इसका मतलब अब जो है बॉल किसके कोर्ट में आ गई सर, जुडिशरी के कोर्ट में आ गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी बात को प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग रहेगा सर। आ गया समझ में, मतलब 1993 में टर्न आ गया, एग्जीक्यूटिव के कोर्ट से बॉल किसमें आ गई, जुडिशरी के कोर्ट में आ गई। और 1993 के सेकंड जज केस के अंदर ही निकल के आती है क्या सर, सिस्टम ऑफ कोलेजियम। क्या निकल के आता है, सिस्टम ऑफ कोलेजियम, पहली बार निकल के आता है 1993 में। अब सिस्टम ऑफ कोलेजियम क्या होता है, कोलेजियम एक बॉडी है सर, कोलेजियम क्या है, एक बॉडी है, और इस बॉडी को हेड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यह समझने वाली बात यह है कि 1993 का जो केस है इसके अंदर निकल के आता है कोलेजियम। क्या निकल के आता है, कोलेजियम। और कोलेजियम एक बॉडी है, और यहाँ पे दो कोलेजियम आपको देखने को मिलेंगे। एक कोलेजियम मिलेगा किसका सर, एक कोलेजियम मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट का, और एक कोलेजियम मिलेगा हाई कोर्ट का, समझ गए। तो 1993 का जो केस है जिसको सेकंड जज केस कहते हैं, इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम निकल के आया उसके अंदर उन्होंने बोला कि एक तो होगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, किसके,
सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? तो कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम कुछ नहीं है, एक बॉडी है जिसके अंदर कितने मेंबर होंगे सर? 3 मेंबर होंगे। कितने? 3 मेंबर। और ये 3 मेंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कहलाएंगे। और ये जो 3 मेंबर हैं वही मिलके तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा सर। ठीक है? और ये भी तय करेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर कैसे करना है। ध्यान रखना इस बात को। तो जो कॉलेजियम बना, इस कॉलेजियम के क्या फंक्शन थे? पहला फंक्शन था सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा सर। ठीक है, हु विल बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड हाई कोर्ट के जज का अगर ट्रांसफर करना है उस पर भी निर्णय कौन लेगा सर? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। आगे सुन, ये बन गया 1993 में सर। और ये बना किसमें सर? सेकंड जज केस के अंदर। ठीक है, अब 1998 में यही जो केस है, इसी केस का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाता है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। राष्ट्रपति ने इसका क्या किया? रेफरेंस दिया कि भैया इसके अंदर इंटरप्रिटेशन और करना है। तो 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाता है इसी केस का, और ये 1998 में निकल के आता है आपका थर्ड जज केस। थर्ड जज केस के अंदर क्या होता है? ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम में जो 3 मेंबर होते हैं, इन 3 मेंबर को बढ़ा के उसको कितना कर देते हैं? 5 मेंबर कर देते हैं। तो एक तो हो गया कौन? सीजेआई, और 4 हो गए सीनियर मोस्ट जजेस। आगे सुन, चमक रहा है? ये किसमें हुआ सर? 1998 के थर्ड जज केस में। थर्ड जज केस में कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट वाले को रीअफर्म किया और कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसका साइज क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ये जो 1993 का केस था, इसी के अंदर हाई कोर्ट का भी क्या बना था सर? कॉलेजियम बना था। और इसके अंदर कौन होगा? ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अलोंग विथ 2 अदर हाई कोर्ट जज। और ये लोग मिलकर तय करेंगे कि हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा। ठीक है, और ये जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम रहेगा, ये 3 लोगों का, एग्जांपल के लिए छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है, तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का कॉलेजियम कौन होगा? छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अलोंग विथ 2 और सीनियर मोस्ट जज छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के। ये तीनों लोग मिलकर तय करेंगे कि ये मान लो XYZ 3 लोग हैं जिनको हम छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों लोगों के नाम को रिकमेंड करेंगे किसको सर? ये नाम कहां जाएगा अल्टीमेटली? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास। मतलब हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, हाई कोर्ट सिर्फ रिकमेंड करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फिर अल्टीमेटली तय करेगा कि इनके नाम को यस बोलना है या, समझ गए? अगर अल्टीमेटली जो भी कॉलेजियम का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़ा हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस से जुड़ा हो, अल्टीमेटली ये जो डिसीजन होता है कॉलेजियम का, ये जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कहां जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कौन है सर? लॉ एंड जस्टिस। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है, एक्चुअली वो फाइनली, अगर उनको कोई इशू होता है कि यार इस एक्स जज के लिए हमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो इन रिकमेंडेशन को वापस क्या कर देती है? कहां भेज देती है? कॉलेजियम के पास। एक बार कॉलेजियम के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज देती है, पर अगर कॉलेजियम ने वापस उनको क्या कर दिया? भेज दिया, तो फिर अगली बार वो इस रिकमेंडेशन को वापस भेज नहीं सकती। एक ही बार उसको क्या कर सकती है सर? वापस भेज सकती है। और जब एक बार वापस भेज दिया, रिटर्न आ गया, तो फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उन नामों को कहां भेजती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। और भारत का राष्ट्रपति फिर जो है क्या करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आया समझ में? तो भारत में आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चुनने की प्रक्रिया है, वो होती है किसके थ्रू? कॉलेजियम के थ्रू। ठीक है, मैं आपको समराइज करके अभी करंटली कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनते हैं वो बता रहा हूं।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपके अंदर जो योग्यता होती है वो योग्यता संविधान में लिखित है, बता रखा है कि इतना इतना आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। अगर आप उन योग्यताओं को फुलफिल करते हो उसके बाद कैसे बनते हैं, ठीक है। योग्यताएं फुलफिल कर रहे हो आप, एज का क्राइटेरिया, जो भी एज का क्राइटेरिया तो नहीं है उसमें, ठीक है, पर आपका जो लीगल प्रैक्टिस का क्राइटेरिया है वो सब है उसके अंदर। अब अगर आपको जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है जो डिसाइड करेगा, और हाई कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट का कोलेजियम डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है उसके अंदर अभी करंटली कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज। ये 5 लोग मिलके ये तय करते हैं कि जितने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना अगर आपको होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास यूजुअली 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है कि आप पहले से कहीं पे जज हैं सर, पहले से कहीं पे क्या है? जज है। यूजुअली आप हाई कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट का जज जो होता है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की बहुत ज्यादा योग्यता रखता है, पहला। दूसरा होता है कि अगर आप बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, बार काउंसिल के मेंबर हैं और बहुत ज्यादा सीनियर लॉयर हैं सर, समझ गए, 20-25 साल से आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, तो जब आप बहुत सीनियर लॉयर होते हैं तो भी आप क्या बन सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। समझ आए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप पहले जज हो। अगर आप 20-25 साल से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं तो भी संभावना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं होता इसके लिए, ध्यान रखना। अगर कॉलेजियम को लगता है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इन 5 लोगों को लग गया कि भैया ये एक सीनियर लॉयर है, ये 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और ये पूरी योग्यता रखता है, पहले तो योग्यता संविधान वाली क्लियर होनी चाहिए, वो क्लियर होने के बाद ये जो कॉलेजियम है, इस कॉलेजियम को लगना चाहिए कि आपका करियर पूरा अच्छा रहा है, आप बहुत ज्यादा लीगली प्रोफिशिएंट व्यक्ति हो, समझ गए? अगर ये सब हो जाता है तो ये कॉलेजियम जो है आपके नाम को रिकमेंड कर देगा, किसको सर? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को, ठीक है। ये कॉलेजियम बोलेगा कि ये एक्स व्यक्ति है, इस एक्स व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेज देगा। अब जो कानून मंत्रालय है आपका, अगर उसको उस नाम पे आपत्ति होगी तो वो कहेगा यार ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसमें ये इशू है वो इशू है, वो उस नाम को वापस भेज सकता है कि इसको रिकंसिडर करो। पर अगर कॉलेजियम ने उस नाम को रिकंसिडर करने के बाद वापस भेज दिया तो फिर मिनिस्ट्री क्या है सर? बाउंडेड है उस डिसीजन से, फिर मिनिस्ट्री को डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और मिनिस्ट्री ने जब डिसीजन लिया तो फिर मिनिस्ट्री क्या करेगी? नाम किसको भेजेगी? भारत के राष्ट्रपति को, और भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर देगा। समझ गए सर? सिंपल तरीका है। अब यही प्रोसेस होती है हाई कोर्ट के लिए भी, और हाई कोर्ट के लिए अलग कॉलेजियम होता है। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। हर हाई कोर्ट का अलग कॉलेजियम है, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का अलग कॉलेजियम है, दिल्ली हाई कोर्ट का अलग कॉलेजियम है, ठीक है। हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसके अंदर उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और उसके अलावा 2 और जज होते हैं, 2 और जज होते हैं। देन टोटल कितने हो गए? 3। ये तीनों लोग मिलके नाम डिसाइड करते हैं, उनको वो इसमें भी वही है क्राइटेरिया, वापस संविधान वाला फुलफिल करो। इसके अलावा इन लोगों को लग रहा है कि नहीं, तुम लंबे समय से या तो जज हो या फिर तुम क्या हो सर? लीगल प्रैक्टिशनर हो, तो तुम एडवोकेट हो सीनियर, तो तुम हाई कोर्ट के जज बनने लायक हो, तो ये लोग उसको क्या करते हैं? उसके नाम को ले लेते हैं। पर ये जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, ये नाम को डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को नहीं भेज सकता। वास्तविकता में ये सिर्फ लोगों को क्या करता है? चूज कर लेता है। चूज करने के बाद हाई कोर्ट का कॉलेजियम नाम किसको भेजता है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजता है। तो अल्टीमेटली किसके पास आ जाता है नाम? इनके पास आया। ये फिर तय करते हैं कि तुमने जो नाम भेजे उन नामों में से ये व्यक्ति बनने लायक है, वो बनने लायक है, या सारे बनने लायक है। अगर ये भी उन नामों से संतुष्ट हो जाते हैं, नाम किसको भेज देते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये फिर किसको भेज देंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर देगा? अपॉइंट कर देंगे। आया समझ में? भारत में वर्तमान में जो अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, वो होती है कॉलेजियम सिस्टम से। समझ गए सर? ये है कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम जो है वो संविधान के अंदर लिखा हुआ नहीं है सर। कॉलेजियम सिस्टम जुडिशरी के ही का ही क्या है सर? जुडिशरी ने ही इसको क्या किया है? इवॉल्व किया है, बनाया है। और पहली बार बना था कब? 1993 में सेकंड जज केस में सर। कॉलेजियम कब बना था पहली बार? 1993 में सेकंड जज केस में, ठीक है। और एक्सपांड कब हुआ? 1998 में थर्ड जज केस में। समझ गए?
और अभी तक कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। आ गया समझ में से? ये है आपका कॉलेजियम। मतलब अब प्रक्रिया जो होती है उसमें जजेस ही जजेस को क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है। एग्जीक्यूटिव का रोल एंड में आता है, वो भी सिर्फ सिंबॉलिक, राष्ट्रपति का साइन करना है बस लास्ट में, है ना। और लॉ एंड जस्टिस जो है मिनिस्ट्री, वो भी एक बार सिर्फ वापस भेज सकती है नाम को, उसके पास भी बहुत पावर नहीं है। पर यहां पे एक चीज होती है कि डिले बहुत कर देते हैं, क्योंकि टाइम डिसाइडेड नहीं है, समझ गए। कई बार कॉलेजियम नाम दे देता है तो मिनिस्ट्री ऑर्डिनरी अपने मन से डिले कर रही होती है, डेलिबरेटली डिले कर देती है, डिले कर सकते हैं वो, है ना। तो डिले हो जाता है कई बार अपॉइंटमेंट में, तो उसमें एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में थोड़ी टनाटनी रहती है, पर ये प्रक्रिया है सर, है। कॉलेजियम सिस्टम संविधान में लिखा हुआ नहीं है, और न ही कॉलेजियम सिस्टम किसी कानून में लिखा हुआ है। मतलब कॉलेजियम सिस्टम न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, न ही स्टेट्यूटरी है, न वो वैधानिक है, न ही संवैधानिक है, वो न्यायिक प्रक्रिया का रिजल्ट है सर, समझ गए। डन। अब ये प्रक्रिया जो है ये, हाँ इसमें एक चीज हम भूल गए, मिटा दिया मैं। अंडू हो जाएगा क्या? अंडू होता है ना? कहाँ होता है? नहीं होगा मुझे लग रहा है। नहीं, वो बोर्ड पे होता है, ये अभी पीपीटी चल रहा है ना, ठीक है, इसमें भी होता है, पर वो कोई बात नहीं। मेरे को एक ही चीज बतानी थी, आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम था ना, और आपके पास हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम था, ठीक है, जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है और जो आपके पास हाई कोर्ट का कॉलेजियम है, हाई कोर्ट का कॉलेजियम सिर्फ नेम्स को क्या करता है, सजेस्ट करता है, करता है, ठीक है। हाई सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नेम सजेस्ट करेगा, वो हाई कोर्ट के लिए भी फाइनल नेम सजेस्ट करेगा। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका होता है कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर जब करना होता है तो हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पूछा जाता है, ये कौन करता है काम, सुप्रीम कोर्ट करता है, समझ गए। तो अगर किसी एक जज को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट से राजस्थान के हाई कोर्ट भेजना है, कौन तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, समझ गए सर। आगे प्रक्रिया समझ में, वेरी नाइस। तो कॉलेजियम वैधानिक नहीं है, कॉलेजियम संवैधानिक भी नहीं है, ठीक है। और अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन नहीं लिखा हुआ है, कंकरेंस नहीं लिखा हुआ है। कंकरेंस किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 1981 फर्स्ट जज केस एसपी गुप्ता, 1993 सेकंड जज केस द बर्थ ऑफ कॉलेजियम, एंड 1998 दैट इज थर्ड जज केस विच इज द एक्सपांशन ऑफ कॉलेजियम। एक्सपांड हुआ कॉलेजियम, हुआ। तो कॉलेजियम में तो पहले 3 मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, वो कितने हो गए, 5 हो गए, 2 और जजेस को बढ़ा दिया, तो अभी करंटली 5 लोग हैं कॉलेजियम में, ठीक है। अब 1998 तक तो यही चल रहा था, ठीक है। और 2014 में आया एक बदलाव, 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हमें इसमें बदलाव करना है, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट में। उन्होंने बोला कॉलेजियम सिस्टम जो है वो बहुत ओपेक है। क्या है सर, ओपेक का मतलब होता है कि बहुत, क्या है सर वो, मतलब पारदर्शिता नहीं है उसके अंदर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जजेस ही जजेस को चूज कर रहे हैं, तो नेपोटिज्म हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है उसके अंदर, है ना। प्रक्रिया में उनका जिसका मन है उसी को कर रहे हैं सर, अपने परिवार के लोगों को हो रहा है, या इस तरीके का एलिगेशन आ रहा था। ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, तो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन का रोल बिल्कुल खत्म कर दिया, ये सही नहीं है। तो 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ सर, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में। और इस एक्ट के अंदर एक बदलाव किया गया जिसको कहते हैं एनजेक। क्या बोलते हैं, एनजेक। एनजेक का मतलब होता है नेशनल
जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बॉडी बनाई गई सर, है ना, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करके, और कॉलेजियम सिस्टम को क्या कर दिया सर, खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कॉलेजियम अब रिकमेंड नहीं करेगा, अब एक नई बॉडी बना रहे जो रिकमेंड करेगी कि कौन क्या बनेगा सर, जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ठीक है। और इस एनजेक के अंदर मेंबर थे कितने, 6 मेंबर्स, कितने थे, 6 मेंबर, और 6 मेंबर में से इसके अंदर जो सबसे पहला मेंबर आ रहा था वो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका चेयरमैन होगा सर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ रहे थे 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, आगे तो टोटल 3 मेंबर किससे आ रहे हैं सर, जुडिशरी से आ रहे हैं, 3 मेंबर किससे आ रहे हैं, जुडिशरी से आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा तीन मेंबर ये हो गए, उसके बाद बाकी के जो 3 मेंबर हैं, उन 3 मेंबर में एक मेंबर जो है वो लॉ मिनिस्टर रहेगा सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कानून मंत्री भारत का रहेगा, और बाकी के जो 2 मेंबर आएंगे उन 2 मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी होगी सर, कौन होगी, सेलेक्ट कमेटी होगी सर, ठीक है। उस सेलेक्ट कमेटी के अंदर 3 लोग होंगे, एक होगा भारत का प्रधानमंत्री, एक होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ गए। मतलब इसमें टोटल कितने मेंबर है सर, 6 में से 3 तो जुडिशरी से ही आ गए, एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तो 3 लोग जुडिशरी से आ गए, है ना। इसके अलावा 3 मेंबर जो हैं उसमें से एक तो लॉ मिनिस्टर है आपका, और बाकी के जो 2 मेंबर होंगे उनके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होगी, इस कमेटी में पीएम होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ, क्या बात कर रहे हो, वेट फॉर ए मोमेंट। हेलो, अभी आ रही है, हेलो हेलो, हाँ आ रही, यस सर, आ रहा है। आ रही है, जेंडर चेंज मत करो आवाज का। हाँ, तो क्या समझ में आया, आगे समझ में। तो ये 6 मेंबर की एक बॉडी बनेगी जो रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट उनको क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और उसका जो जज है। तो ये जैसी बॉडी बनी, इस बॉडी में एक इशू बड़ा था, और वो इशू ये था कि ये जो बॉडी है इसमें कोई भी 2 मेंबर जो हैं अगर वो क्रॉस लगा देंगे किसी चीज पर तो फिर वो नहीं बन पाएगा, मतलब समझ रहे हो। मतलब इसका जो वोटिंग पैटर्न था वो इस तरीके का कि कोई भी 2 लोग वीटो कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं, कोई भी 2 लोग। तो ऐसी परिस्थिति में समस्या ये थी कि पॉसिबली अगर वो 3:3 रखते
तो 3:3 में तो ये होता कि बीच में फंस जाता मामला, है ना। अगर जुडिशरी का एक एलिमेंट रहे और इधर एक एलिमेंट रहे तो 3:3 में फंसेगा। पर इसमें यह था कि 2 मेंबर भी वीटो कर सकते हैं सर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस की पॉसिबिलिटी थी, नजर आने की संभावना थी, ठीक है। तो ये जो है अल्टीमेटली इस बॉडी के खिलाफ केस गया सर, ठीक है। केस गया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने ही केस किया। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियल रिव्यू। उन्होंने बोला इसकी न्यायिक समीक्षा करो, आर्टिकल 13 के अंडर क्या करो? न्यायिक समीक्षा करो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया सर? स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता, ये ना बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस रहेगा जुडिशरी के अंदर, तो फिर वो अल्टीमेटली सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन कर दिया। तो ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नल एंड वॉइड हो गया सर। एनजेक को क्या कर दिया? हटा दिया। फिर कहीं मायनों में इसको 4th जज केस भी कहते हैं, ठीक है। 4th जज केस। जज केस का मतलब ये है कि ये जजेस के अपॉइंटमेंट से जुड़ा केस, इसलिए जज केस के नाम से बोल रहे हैं इनको, है ना। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज, थर्ड जज और 4th जज केस, ठीक है सर। आई होप जजेस का अपॉइंटमेंट आपको समझ में आ गया है। आ गया? चल अब मिटा दूं इसको। अब मुझे बताओ, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम करता है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एंड ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट, यही पढ़ना है अपने को। आगे समझ, प्रक्रिया समझ में आई? अभी जो पढ़ा ना, इसमें से बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स में आ सकती है, ध्यान रखना। हाँ, अब हुआ क्या, वही जो वर्मा जी है दिल्ली हाई कोर्ट वाले, ठीक है, जैसे उनके घर में नोट वोट जले और ये सब हुआ, तो जजेस के ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है भारत में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अगर कुछ गलती कर रहा है तो उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया थोड़ी हार्श प्रक्रिया है और लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज है, उनके रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, उनके रिमूवल को या उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होती है। 2 तरीके हैं सर, इसको ध्यान से सुनेंगे। पहला तरीका है इन हाउस प्रोसीजर, ध्यान से सुनो। इन हाउस प्रोसीजर, इन हाउस प्रोसीजर का मतलब है कि जजेस ही चेक करेंगे कि जज ने कोई गलती की कि नहीं की। समझ में आ रहा है? पुलिस के पास नहीं जा रहे, घर का हेड ही चेक कर रहा है कि घर में बच्चे ने कोई गलती की कि नहीं की, पुलिस के पास नहीं जा रहे। समझ आ रहा है? जजेस विल चेक वेदर एनी जज डिड समथिंग रॉन्ग और नॉट। इन हाउस प्रक्रिया, और इन हाउस प्रक्रिया का संविधान में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। संविधान ने इन हाउस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं बता रखा। इन हाउस प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद से क्या करी सर? इजाद करी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद रूल्स रेगुलेशन निकाले कि कभी भी अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज कोई गलती करता है, पब्लिक डोमेन में आती है, तो हम इन हाउस एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी चेक करेगी कि भैया आपने कोई गलती की या नहीं करी। अगर उनकी कमेटी में यह मिलता है कि उसने गलती करी है, तो वो कमेटी उस जज को यह बोल सकती है कि भैया देखो तुम्हारी गलती दिख रही है, तुम अपने खुद से रिजाइन कर दो। समझ में आ रहा है? तुम रिजाइन कर दो, ठीक है। इतना वो कर सकते हैं। बट इस कमेटी के पास या सुप्रीम कोर्ट के खुद के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उस कमेटी के डिसीजन के आधार पे हटा दे। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इन हाउस प्रक्रिया है, सिर्फ ये पता लगाने की कि किया या नहीं किया। अगर पता लग भी गया कि उसने गलत किया है, तो सुप्रीम कोर्ट या वो कमेटी सिर्फ उसको ये बोलती भैया देखो दिख रहा है तुम गड़बड़ किए हो, तुम क्या कर दो? रिजाइन कर दो। समझ आ रही? इंटीग्रिटी ऑफ जुडिशरी के लिए रिजाइन कर दो सर। समझ आए? पर इस कमेटी के पास या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने खुद से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपने पद से रिमूव कर दे। नहीं कर सकते। समझ में आए? तो इन हाउस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ क्या है? इंटरनल सेटिस्फेक्शन और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है सर। समझ गए? और ये प्रक्रिया वापस न संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। मतलब न तो किसी कानून में लिखी हुई है, न ही ये किसी संविधान में लिखी हुई है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया किसने इजाद करी? सुप्रीम कोर्ट ने ही इजाद करी सर। तो इन हाउस प्रोसीजर इज अगेन द डिस्कवरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, जैसे कॉलेजियम भी सुप्रीम कोर्ट से आया, जुडिशरी से आया, वैसे इन हाउस प्रोसीजर भी जुडिशरी से आया। तो एक तो हो गया इन हाउस प्रोसीजर, बट इन हाउस प्रोसीजर में तो पावर है ही नहीं ना कि भाई उसको रिमूव कर दो, तो कुछ तो प्रक्रिया होनी चाहिए। तो सेकंड जो लेवल है, लेवल सेकंड नहीं है एक्चुअली, सेकंड जो प्रक्रिया है,
जिसके अंदर वास्तविकता में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जो है उनको हटाया जा सकता है अपने पद से, वो प्रक्रिया है लेजिस्लेचर की प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट की, समझ गए? अब इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना है, क्या करना है? रिमूव करना है, तो उनको रिमूव करने के लिए आप सिंपली क्या करते हो, या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा, उसके अंदर एक मोशन लाना होता है उस पर्टिकुलर जज के अगेंस्ट। ठीक है, जस्टिस वर्मा है तो इनके अगेंस्ट जाइए, एक मोशन लेके आइए। और मोशन कौन लाएगा? लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी ला सकता है सर, कोई भी मोशन लेकर आएगा। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मोशन लेकर आना है तो अगर लोकसभा में मोशन आ रहा है तो 100 एमपी सपोर्ट करने चाहिए मोशन लाने के लिए ही। ठीक है, मतलब उसको डिस्कशन में लाने के लिए 100 एमपी का सपोर्ट चाहिए लोकसभा में, और राज्यसभा के लिए 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए। समझ गए सर? तो मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक एमपी ले आएगा तो फिर तो फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। कंसिडरेबल एमपीज अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा डेमोक्रेटिकली क्या है, नजर आ रहा है कि यस देयर इज अ ग्रेव मिस्टेक डन बाय द जज। समझ गए? अब वो जो आप रेजोल्यूशन या मोशन लेकर आ रहे हो, उस मोशन को आप देते हो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, स्पीकर या फिर चेयरमैन, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर, आप उसको देते हो। वो अब उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनो। अगर लोकसभा के स्पीकर को आपने दिया, अब लोकसभा का स्पीकर उसको देखता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है, उसके विवेक पे निर्भर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या नहीं। वो उसको मना कर देगा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा वहीं पे, समझ गए? और अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसका मतलब वो मोशन जो है वो डिस्कशन में आ जाएगा सर। ठीक है, अब जैसे मान लो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो मोशन डिस्कशन में आया, और हाउस उस पर क्या करता है? डिस्कशन करता है। बट डिस्कशन से पहले हाउस एक कमेटी बनाता है। क्या करता है? कमेटी बनाता है, और ये कमेटी बनती है एक एक्ट के अंडर जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। एक्ट का क्या नाम है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। समझ में आ रहा है? ठीक है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 का एक एक्ट है जो कि प्रोसीजर बताता है कि किस तरीके से किसी एक जज को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जाए, उसकी प्रक्रिया बता रहा है। और वो प्रक्रिया यही है कि जैसे ही कोई भी हाउस या लोकसभा या राज्यसभा एक्सेप्ट करे मोशन को, उसके बाद वो एक कमेटी बनाएंगे, और उस कमेटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक जज रहेगा, एक हाई कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है, और एक रहेगा कोई भी एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट। 3 लोगों की कमेटी बनेगी सर। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, एक हाई कोर्ट का जज रहेगा, और एक रहेगा कौन? कोई भी इमिनेंट एक्सपर्ट जो लीगल एक्सपर्ट है। ये तीनों लोग मिलके जो है उस जज से क्या करेंगे? सवाल जवाब करेंगे, और फाइनली एक इन्वेस्टिगेशन करके पूरी की पूरी एक रिपोर्ट में यस और नो बताएंगे कि वो गिल्टी पा रहे या फिर नहीं पा रहे। समझ गए? अगर ये कमेटी बोलती है कि ये पर्सन गिल्टी नहीं है, वो पाती है कि जज के खिलाफ ये चीजें प्रूफ नहीं हो रही, और वो हाउस को बोल देती है कि भाई, लोकसभा को बोल रही कि भैया ये तो गिल्टी नहीं है, जैसे कमेटी बोली गिल्टी नहीं है, वो रेजोल्यूशन वही खत्म हो जाता है। मतलब कमेटी ने अगर बोल दिया क्लीन चिट तो क्लीन चिट, फिर आगे नहीं जाएगा मोशन। पर अगर कमेटी ने बोल दिया कि नहीं, देयर इज आर एलिगेशन, तो फिर वो वापस हाउस के पास चला जाता है, और हाउस फिर उस पर क्या करता है? डिस्कशन। तो पहले उस कमेटी से प्रूफ करवाना पड़ेगा। कमेटी ने अगर मना कर दिया तो खत्म वहीं पे, पर कमेटी ने अगर प्रूफ कर दिया तो फिर क्या है सर? हाउस में डिस्कशन। डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद क्या होगी? वोटिंग होगी, और वोटिंग होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से। तो 50% का तो एब्सोल्यूट चाहिए, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए P&V की। एक हाउस में ये पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी से, फिर कहां जाता है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में डिस्कशन एंड वोटिंग, और दोनों हाउस ने अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दिया तो जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो है वो फिर बाउंडेड होता है इस चीज से। प्रेसिडेंट के पास डिस्कशन नहीं कि वो रोक दे उसको, नहीं, दोनों हाउस ने पास कर दिया, इंक्वायरी कमेटी ने भी बता दिया है, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उस जज को क्या कर देता है? रिमूव। आ गया समझ में? आई होप समझ में आ गया। ये है अल्टीमेट प्रक्रिया किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की। दिस इज द प्रॉपर प्रोसीजर, एंड दिस इज रिटन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इन हाउस इंक्वायरी जज खुद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है सर, बट उसका कोई अल्टीमेट रिजल्ट निकल के नहीं आता। वो जुडिशियल इंटीग्रिटी और इंटरनल मैकेनिज्म है सर, है ना? ज्यादा से ज्यादा वो उसको बोल देंगे भैया रिजाइन कर दो, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये है प्रक्रिया। तो थोड़ी सी कंबरसम प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने की, और होनी भी चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाने के जो क्राइटेरिया संविधान में लिखे हुए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी।
ठीक है, 2 क्राइटेरिया है, मतलब 2 ग्राउंड्स है जिस पे हटा सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये 2 ग्राउंड है। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। मुश्किल प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए मुश्किल, ठीक है। और जस्टिस वर्मा वाले केस जो है, इसके अंदर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी तरफ से इंटीग्रिटी को थोड़ा ठीक रखने के लिए कि भैया हाई कोर्ट में वहीं रहेंगे, वहीं पर अभी है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उनका क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, उनको भेज दिया कहां, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उनका पेरेंट कोर्ट है, मतलब वहीं पे वो सबसे पहले हाई कोर्ट के जज बने थे, तो उनको वहां भेज दिया सर। तो अभी वो वहां काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा केस है। तो हमने जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम पढ़ लिया। फर्स्ट जज केस 1981 एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एग्जीक्यूटिव को ही प्रिवेल करवाया। 12 साल बाद 1993 में सेकंड जज केस होता है सर, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें पासा पलट जाता है, बॉल किसके कोर्ट में आ जाती है, जुडिशरी की कोर्ट में आ जाती है, और कॉलेजियम सिस्टम का जन्म होता है। कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम, दोनों में 3-3 मेंबर होते हैं, है ना। उसके बाद 5 साल बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से केस जाता है वापस सुप्रीम कोर्ट, 1993 थर्ड जज केस, और इसके अंदर कॉलेजियम का साइज जो है वो 3 से बढ़ के 5 हो जाता है सर, ठीक है, डन। उसके बाद एनजेक आता है 2014 में, बट 2015 में सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देता है, स्ट्रक डाउन कर देता है। ये अभी तक की जुडिशियल अपॉइंटमेंट की हिस्ट्री है सर, ठीक है। उसके बाद रिमूवल की हमने बात करी तो 2 प्रक्रिया है, एक इन हाउस वाली है और एक जो मेन प्रक्रिया है पार्लियामेंट वाली। इन हाउस प्रक्रिया में रिमूवल का कोई ऑप्शन नहीं है, इन हाउस प्रक्रिया सिर्फ जुडिशियल इंटीग्रिटी के लिए। और जो आपकी ये प्रक्रिया है पार्लियामेंट के थ्रू या लेजिस्लेचर के थ्रू जाने वाली, उसमें प्रॉपर रिमूवल होता है। 2 ग्राउंड्स है सर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी। इन 2 ग्राउंड के बेस पे सबसे पहले एक आपको मोशन लेकर आना पड़ेगा, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, है ना। मोशन एक्सेप्ट करना नहीं करना उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या है, डिस्क्रिप्शन है। अगर लोकसभा के स्पीकर ने उस मोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने उस मोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, वहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। और उनका डिस्क्रिप्शन है सर, उनके विवेक पर निर्भर करता है। कोई अगर वो वहीं रोक दिया तो उसके बाद कोई आपके पास रेमेडी नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो तुरंत पहले क्या करेंगे, एक कमेटी फॉर्म करेंगे, समझ गए सर। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जिस हाउस के अंदर ये मोशन आता है वही हाउस कमेटी फॉर्म करता है और इन्वेस्टिगेशन होती है, समझ गए, ठीक है। और कमेटी जो है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंडर फॉर्म होती है। कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और एक एमिनेंट लीगल पर्सनैलिटी। तीनों मिलके इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो उस जज को बुला सकते हैं जिस जज के अगेंस्ट एलिगेशन है, उस जज से सवाल जवाब करेंगे। और भी लोग जो एविडेंस दे रहे हैं या फिर और भी लोग जो उसके क्या है सर, गवाह है, उनको भी बुला सकते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है, मतलब इसके अंदर वो जो जज है जिसके ऊपर आरोप है, वो जज यहाँ पे अपने केस को डिफेंड भी कर सकता है, ध्यान रखना, समझ आ रहा है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बैठी है 3 लोगों की, ये उस जज से सवाल जवाब करेगी, ठीक है। और सवाल जवाब के बाद इस केस से एसोसिएटेड लोगों को बुलाएगी भी, तो उनके भी तो क्या लेगी, बयान लेगी। अब उसमें अगर कोई व्यक्ति बयान दे रहा है कि या हाँ इस व्यक्ति ने गलत किया है, हाँ इस व्यक्ति ने रिश्वत ली है, या हाँ इस व्यक्ति से को पैसा लेते मैंने देखा है, तो उस व्यक्ति जो ये सारी बातें कर रहा है ना, गवाह जो है, उस व्यक्ति से सवाल जवाब करने का अधिकार उस जज को भी है जिसके खिलाफ एलिगेशन लगा हुआ है। मतलब वो अपना केस लड़ेगा एक हिसाब से, समझ रहा है। तो केस की प्रक्रिया की तरह प्रक्रिया होती है ये पूरी पूरी क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है, समझ में आया, ठीक है। और वो जरूरी नहीं कि वो जज है तो वो खुद ही बातचीत करेगा, नहीं, वो अपने लिए वकील भी ला सकता है, समझ रहा है। खैर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज है तो वो खुद एक प्रोफिशिएंट क्या है, लीगल जानकारी रखने वाला है, स्टिल वो अपने लिए कोई जज ला सकता है, अपने लिए कोई लॉयर ला सकता है, ये भी उसको अलाउड है। मतलब वो जो इंक्वायरी कमेटी की प्रक्रिया है ना, वो पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया है, मतलब एक तरीके से केस चल रहा है और केस का वर्डिक्ट फिर ये तीनों लोग मिलके देते हैं। और अगर इन्होंने बोल दिया यस तो केस आगे चलेगा, ठीक है। आगे जाके फिर मोशन तो एक्सेप्ट हो गया है, इस पे वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, एक हाउस पास करेगा, दूसरे हाउस में जाएगा, दोनों हाउस अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास किए प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसका रिमूवल हो जाएगा, डन। और अगर इस इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने पाया कि नहीं इसके ऊपर दोष साबित नहीं हो रहा है और इन्होंने ही बोल दिया कि नहीं ये तो आरोप गलत है, तो फिर वो प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी, उस पर वोटिंग वगैरह नहीं होगी। मतलब इस सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का है यहाँ पे, इस इंक्वायरी कमेटी का है। और इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर आपके लेजिस्लेचर्स नहीं है, इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर कौन है,
जजेस ही है सर। तो अगेन जो रिमूवल की प्रक्रिया है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहे हैं? जजेस कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, पब्लिक डोमेन में चीजें आएगी, रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी, तो एक क्या है, एक ओपननेस आ रही है। ठीक है, डन। और अगर इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर इनके हाँ बोलने के बाद भी तो वोटिंग तो होने वाली है ना, डिस्कशन होने वाला है। अब मान लो ऑपोजिशन को लगेगा कि किसी गलत तरीके से किसी जज को सरकार हैरेस करके क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, तो ऑपोजिशन उस मुद्दे को उठाएगा, है ना। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें वहां संभव, मतलब एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी वहां पे, है ना, कि पब्लिक डोमेन में बात हो रही है। समझ गए सर? तो ये आपकी क्या है, रिमूवल की प्रक्रिया, और ये आपके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया। आई डोंट थिंक अब कोई कंफ्यूजन होगा, और होगा तो फिर तो बात करेंगे। चले चलिए सर, आर्टिकल को देखें। ये आर्टिकल क्या है, क्या कह रहा है ये आर्टिकल? ये आर्टिकल वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम एंड ट्रांसफर। March 20, Supreme Court Collegium made a significant decision to transfer Justice Yashwant Verma from Delhi High Court back to the Allahabad High Court, his parent High Court. कहां भेज दिया सर? इलाहाबाद भेज दिया, अपने पेरेंट हाई कोर्ट में भेज दिया। हाँ ठीक है, केस वही है। डिसीजन फॉलोड एलिगेशन दैट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश वाज रिकवर्ड आफ्टर अ फायर इंसिडेंट। वो आग लगी वाला इंसिडेंट है। ठीक है, Collegium's power to transfer judges and the mechanism through which the judiciary manage internal accountability। हमको ये समझना है, internal accountability and the potential conflict of interest। conflict of interest आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना, है ना। जजेस ही देख रहे हैं कि जजेस ने क्या गलती करी है, तो संभावना है कि अगर थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल अपनी साख बचाने के लिए संभव है कुछ अंदर ही जुगाड़ हो जाए, है ना, तो कुछ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है सर। ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर रिलेटिवली रेयर, बहुत रेयर ट्रांसफर होता है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझो, हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर ना एज अ पनिशमेंट नहीं होता, ध्यान रखना। हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर जो होता है ना, वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस या जुडिशियल बिजनेस जो होता है, अगर कहीं पे बर्डन होता है तो एक जगह से दूसरी जगह जजेस को भेज देते हैं, या फिर एक जज जो लंबे समय से एक ही हाई कोर्ट में होता है उसके संबंध बन जाते हैं सब जगह पे, तो बायस होने की संभावना होती है, तो उस जज को फिर एक हाई कोर्ट से दूसरी जगह भेज देते हैं। अपने होम स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं रखा जाता किसी को, कि वहां रहेंगे तो वहां पे क्या हो जाता है, बायसनेस आ जाती है। तो ये इस आधार पे क्या होता है, जजेस का ट्रांसफर किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस का। सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर होगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक ही है सर। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, कहाँ ट्रांसफर करोगे, इस कमरे से उस कमरे में, है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रांसफर होगा नहीं, हाई कोर्ट में ट्रांसफर होगा, है ना। और एज अ पनिशमेंट नहीं होता है सर, ये एज अ पनिशमेंट नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। ये एक यूनिक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, ठीक है, इवॉल्व थ्रू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है सर? देखो, कोलिजियम सिस्टम में क्या है सर, सीरीज ऑफ लैंडमार्क केसेस है कोलिजियम के लिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने डिटेल डाली हुई है। फेज 1 देखो, फेज 1 में क्या है आपकी, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी बिफोर 1981। आर्टिकल 124 एंड 217 सेज जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जुडिशरी। समझ में आ रहा है, कंसल्टेशन विद द जुडिशरी, मतलब आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जज के लिए है, और दोनों का अपॉइंटमेंट करेगा कौन, प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव हैज फाइनल से, जुडिशरी ओनली एडवाइजर। तो एग्जीक्यूटिव की प्राइमेसी बिफोर 1981 तो थी सर, कंटिन्यू। 1981 में कौन सा केस हुआ, फर्स्ट जज केस हुआ, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी दिख रहा है? और जूम करें, जूम करने पे भी ये तो मुझे लग रहा है उतना ही है। ये बड़ा हुआ क्या, नहीं हुआ ना, वो बड़ा नहीं होता शायद मुझे नहीं लग रहा बड़ा हो रहा है, वो नहीं हो रहा ना, वो तो होता ही है वो बड़ा नहीं हो रहा है ठीक है, तो वापस वहीं चलते हैं। ठीक है डिटेल आप पढ़ लेंगे इसको, अभी तो बताया सारा वही है जो मैं बता रहा हूं। तो 1981 में क्या हुआ, फर्स्ट जज केस हुआ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला, कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। एसपी गुप्ता में तो यही बोला ना कि भाई एग्जीक्यूटिव की बात ही माननी पड़ेगी, तो एग्जीक्यूटिव हैज प्राइमेसी, सीजीआई इज ओपिनियन नॉट बाइंडिंग, यही डिसीजन हुआ फर्स्ट जज केस में। तो
सेकंड जज केस जो आया वो टर्निंग पॉइंट था सर। इसमें कौन है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला? जुडिशरी मस्ट हैव प्राइमेसी एंड सीजीआई's opinion is equal to collective opinion of the senior judges and birth of the collegium system. Supreme Court collegium created CJI plus 2 senior most judges। हो गया। उसके बाद आता है थर्ड जज केस 1998 में, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आता है और इसके अंदर क्या है? क्लैरिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम एक्सपांडेड, सीजीआई मस्ट कंसल्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इफ 2 जजेस डिसएग्रीज, अपॉइंटमेंट रिजेक्टेड। अगर 2 जजेस भी डिसएग्री होंगे तो अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा सर? रिजेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट क्या है? सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये अभी करंट आपका क्या है? वो वाला है। ठीक है, ये तो अपन बात कर चुके हैं ना। ठीक है, कोलेजियम जो है अभी कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अंदर कौन है सर? चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। टोटल कितने हैं? 5। फंक्शन क्या है? रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट कोलेजियम में कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। टोटल कितने? 3 मेंबर। क्या करते हैं? रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। हाई कोर्ट के जज किसको बनाना है, वो उस बात को किसको बताते हैं? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम किसको बताएगा? सरकार को। सरकार किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। आगे समझ में? चलो, वेरी नाइस। मैं जो पढ़ाया हूं वही लिखा हुआ है। ठीक है। फंक्शन ऑफ कोलेजियम क्या है? फ्रेश अपॉइंटमेंट टू हाई कोर्ट, ब्ला 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 ब्ला, ये पढ़ लेंगे। कोलेजियम सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं लिखा हुआ है। द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेक आया 2014, इसकी भी डिटेल यहां डाल दी सर। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एनजेक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज, क्यों इन्होंने, पहले उसका वो देख लो। उठे ऊपर नीचे क्यों नहीं जा रहा है? ये थोड़ा और डाला था इसमें डिटेल, जितना मुझे याद है। अच्छा, उधर होगा वो। हाँ, कंपोजिशन ऑफ एनजेक, मेंबर कितने? 6। चेयरपर्सन कौन है? सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के, यूनियन लॉ मिनिस्टर, 2 इमिनेंट पर्सन सेलेक्टेड बाय पीएम, सीजीआई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। एनी 2 मेंबर कुड वीटो अ रिकमेंडेशन। कोई भी 2 मेंबर जो है वो उसके रिकमेंडेशन को क्या कर देंगे? वीटो कर सकते हैं सर। तो 2 मेंबर तो कोई भी मतलब रुक जाएगा ना। मतलब अल्टीमेटली जुडिशरी को क्या नहीं मिल रही थी सर? इसमें मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो जुडिशरी ने बोला नहीं, गलत हो जाएगा। डन। तो 2014 में क्या कर दिया? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? उसको स्ट्रक डाउन। समझ गए सर? अभी रिसेंटली बहुत बात हुई है कि एनजेक वापस आना चाहिए, एनजेक के कंपोजिशन को थोड़ा ट्विस्ट कर दो, आना चाहिए। समझ गए? क्योंकि सरकार का कोई कंसल्टेशन नहीं होता है सर किसके अंदर? जुडिशरी के अंदर, अपॉइंटमेंट के अंदर। होना चाहिए सर, है ना? ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है, होना चाहिए सरकार का? आपको लगता है कि जुडिशरी के अंदर खेला कर सकती है कुछ? भाई भतीजावाद चल सकता है? संभावना लगती है आपको? एक्सप्लोर करना है। आपको क्या लगता है ना, यूपीएससी को उसकी पड़ी ही नहीं है। ठीक है, यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर ओपिनियन। ठीक है, इन आईज ऑफ यूपीएससी वी आर स्मॉल पोटेटोज, वी आर नथिंग। यूपीएससी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या सोचते हैं। यूपीएससी इस बात में इंटरेस्टेड है कि इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स ने जो कहा है वो आपको पता है कि नहीं। तो उसको जानने का प्रयास करेंगे कि जो एक्सपर्ट्स ने कहा है वो पता है कि नहीं। तो आपके लिए मेंस का क्वेश्चन बनता है कि क्या अभी जो करंट कॉलेजियम सिस्टम है उस कॉलेजियम सिस्टम में कमियां हैं तो क्या कमियां हैं? ठीक है, क्या रिकमेंडेशन आगे आते हैं और कोई किसी ने रिकमेंडेशन किया है क्या इस तरीके का? लॉ कमीशन ने किया हो या और कोई कमिटी ने किया हो? ठीक है, अपने आंसर को डिप्लोमेटिकली थोड़ा सही बनाना भी जरूरी है। ब्लेटेंटली कुछ नहीं बोलना है कि अरे नहीं जुडिशरी भ्रष्टाचार है, नहीं। ये भी नहीं बोलना अरे नहीं सरकार अंदर घुसेगी तो पूरा जुडिशरी को बर्बाद कर देगी, ये भी नहीं बोलना। ठीक है, सबका अपना अपना क्या है, रोल है अपनी जगह। एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको बनानी, बैलेंस्ड आंसर बनाना है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ ट्रांसफर देखो। आर्टिकल 222 क्या कह रहा है? प्रेसिडेंशियल पावर टू ट्रांसफर। ट्रांसफर कौन करेगा सर? भारत का राष्ट्रपति करेगा। प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई कैन ट्रांसफर।
अभी कॉलेजियम से कंसल्ट के साथ करता है सर, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, वही कंसल्टेशन मींस सीजीआई's ओपिनियन, प्राइमेसी एंड बाइंडिंग। कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग है सर, है ना, पढ़ चुके हैं इस बात को हम। वाई आर जजेस ट्रांसफर्ड, जजेस ट्रांसफर क्यों होते हैं? पहली बात, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। पहला क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए कि भैया अगर आप जजेस को ट्रांसफर करोगे तो होगा क्या है कि पर्टिकुलर स्टेट में फेस प्रेशर, सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल दैट कुड कॉम्प्रोमाइज इम्पार्शियलिटी। एक ही स्टेट में लंबे समय तक रहेंगे तो संभावना है कि इम्पार्शियलिटी हो सकती है, प्रेशर आ सकता है सर, सोशल, पॉलिटिकल और ये वाली चीजें, ठीक है। प्रिवेंटिंग लोकल इन्फ्लुएंस और बायसनेस, ये इससे ही जुड़ा है सर, ठीक है। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बायस हो जाते हो सर, है ना, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस में नहीं रह पाओगे, फिर तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। नेशनल इंटीग्रेशन, ट्रांसफर फोस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग जजेस। एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक मतलब समझ रहे हो, अभी आप आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में हो, आपको गुजरात हाई कोर्ट भेज दिया, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ क्या आएगा सर, यूनिटी आएगा जजेस के अंदर भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। कभी कई जगह पे किसी हाई कोर्ट के अंदर काम बहुत ज्यादा बचा हुआ है और किसी हाई कोर्ट में ज्यादा जजेस है, तो एक जजेस का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाता है, ये भी एक तरीका है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है, जजेस जो होते हैं जिनका ट्रांसफर किया जा रहा है, उन जजेस के साथ कंसल्टेशन जरूरी नहीं है सर। मतलब जज से नहीं पूछा जाता कि आपको वहां भेजने के नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इन जनरल ये होता है कि कॉलेजियम जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जब जजेस का ट्रांसफर कर रहा होता है, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जजेस के ट्रांसफर को रिकमेंड करता है, तो वो जिस जज को ट्रांसफर कर रहा है उससे नॉर्मली बात करता है, ठीक है, कि भैया वहां आपको भेज रहे, पर वो सिर्फ एक जनरल कॉन्वर्सेशन है, जनरल एक कन्वेंशन है वो, ठीक है, ऐसा कोई बाइंडिंग वाला मामला नहीं है। जिस हाई कोर्ट से वो निकाल रहा है जज को और जिस हाई कोर्ट में भेज रहा है, उन दोनों हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उन हाई कोर्ट्स के, उनसे भी वो क्या करता है, कंसल्ट करता है। मतलब अभी इन वर्मा जी को दिल्ली से कहां भेजा, इलाहाबाद, तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्ट किया होगा। समझ गए सर, गेटिंग इट? ये दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। इवन गवर्नर जहां पे भेजा जा रहा है उससे भी कंसल्ट किया जाता है नॉर्मली, गेटिंग इट? पर ये सारी चीजें बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशनली कर रहे हैं आप, कह रहा ना। जजेस कंसेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड, इन प्रैक्टिस कॉलेजियम टिपिकली कंसल्ट विद द जज। वो कंसल्ट करता ही है जज के साथ। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है, 222 ट्रांसफर हाई कोर्ट के जज का, कॉलेजियम सिस्टम जुडिशियली क्रिएटेड, कंपोजिशन फॉर हाई कोर्ट मैटर्स, प्रेसिडेंशियल रोल इज फॉर्मल। सब कुछ हो गया तो प्रेसिडेंट का फॉर्मल काम है, क्योंकि सीजीआई या कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन है वो तो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट पे करना ही है उसको, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर क्या है, लोकल इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करना, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल कंसर्न को एड्रेस करना, ठीक है सर। ये मतलब पनिशमेंट के लिए नहीं उसको किया जाता है ट्रांसफर। क्वेश्चन देखो, क्या सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हो गया, क्या है इसका आंसर? डी, एबीसीडी। बी, बी लग रहा है सभी को? हाँ बी ही तो है, ठीक है। 222 में ट्रांसफर की पावर है, कंसेंट ऑफ जज, कंसेंट जरूरी है ही नहीं, दो तो गलत हो गया। प्रैक्टिस बात इसकी कॉलेजियम के हिसाब से करता है, तो बी आंसर है इसका, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बी इज आंसर। इन हाउस इंक्वायरी अगेंस्ट हाई कोर्ट जज, मैं आपको समझाया ना इन हाउस इंक्वायरी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये जो यशवंत वर्मा है जज हाई कोर्ट, यही इनके अगेंस्ट क्या 3 मेंबर की इन हाउस इंक्वायरी लगाई गई सर,
ठीक है। इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है? इन हाउस इंक्वायरी इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, इवोल्व बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नहीं किसी एक्ट के अंदर है, ठीक है। मिसकंडक्ट और इम्प्रोप्राइटी, मिसकंडक्ट का मतलब कुछ गलत आप कर रहे हैं सर, और इम्प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है कि हो सकता है आप रूल या नियम नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल वो जो उस पर्टिकुलर जॉब की स्पिरिट के अगेंस्ट है, ठीक है, रूल नहीं टूट रहा है फिर भी। तो दिस प्रोसीजर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एस्टेब्लिश बाय एनी स्टैट्यूट, मतलब न संवैधानिक है और नहीं वैधानिक है, नॉट डिराइव फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नहीं पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है, ऑपरेट्स अंडर द इन हाउस प्रोसीजर 1999, ये रखना है याद, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाया, इन हाउस प्रोसीजर 1999। ठीक है। दिस इज नथिंग बट जुडिशियल सेल्फ रेगुलेशन, जुडिशरी खुद रेगुलेट कर रही है ना खुद को, सेल्फ रेगुलेशन है, ठीक है। पर्पस एंड स्कोप, क्या चीज को एग्जामाइन करेंगे? मिसकंडक्ट को, इम्प्रोप्राइटी को, बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ ए जज, कि भैया आप तो मतलब जज वाला कंडक्ट है नहीं आपका, इन चीजों को क्या करेंगे? जांच करेंगे, ठीक है। एलिगेशन ऑफ करप्शन की जांच करेंगे, इनअप्रोप्रिएट फाइनेंशियल डीलिंग्स, अब्यूज ऑफ ऑफिस और द सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब चीजों को आप क्या करेंगे? देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ द इंक्वायरी कमिटी, इंक्वायरी कमिटी जो बनेगी इन हाउस इंक्वायरी कमिटी, क्या कंपोजिशन होगा उसका? यूजुअली कमिटी ऑफ सीनियर जजेस विच मे कंसिस्ट ऑफ, कौन हो सकता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अदर हाई कोर्ट, एंड कमिटीज यूजुअली हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज और सीजीआई, मतलब सीनियर जजेस ही, मतलब जजेस ही चेक करेंगे, ठीक है सर, इन हाउस। Why is it unprecedented? Unprecedented मतलब अभूतपूर्व, अभूतपूर्व मतलब बहुत ऐसी चीजें जो पहले हुई नहीं है सर, तो अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। तो इन हाउस इंक्वायरी ना बहुत रेयर बनती है, बहुत रेयर, ठीक है। रेयरिटी ऑफ इन हाउस इंक्वायरीज, एक्सट्रीमली रेयर इन इंडिया जुडिशियल हिस्ट्री, invoked only when allegation against judge is serious enough to warrant formal investigation but do not immediately warrant the extreme step of impeachment. एक्चुअली इंपीचमेंट वर्ड नहीं यूज करना है, वो कह रहा है कि जब आपको लगता है कि जो आरोप लगा है जज के ऊपर वो आरोप थोड़ा कंसिडरेबल आरोप है, मतलब संगीन आरोप जैसा लग रहा है वो आरोप, तो जब तक इमीडिएटली तो कोई जो उसके रिमूवल का प्रोसेस है जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंडर वो स्टार्ट नहीं होगा सर हाउस में, तो जब तक वो स्टार्ट नहीं होगा अभी इमीडिएटली जुडिशरी तो चेक कर सकती है कि उसने गलती की या नहीं की, ठीक है सर। तो इसके लिए क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके की चीज होती है, ठीक है सर, इसलिए रेयर है। सेकंड चीज आ रही है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, की भैया जुडिशरी सेल्फ रेगुलेट करती है अपने आप को, ये तो पता ही आपको। देखिए यहाँ पे ना इंपीचमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इंपीचमेंट महाभियोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इंपीचमेंट वर्ड का यूज नहीं करना है आपको, इंपीचमेंट जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कई सारी किताबों में भी गलत लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का इंपीचमेंट लिखा हुआ है, नहीं वो गलत है, ध्यान रखेंगे आप। इंपीचमेंट वर्ड इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द प्रेसिडेंट ओनली, राष्ट्रपति के खिलाफ ही महाभियोग आता है, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, क्या होता है? रिमूवल, इंपीचमेंट नहीं होता है, पर कई जगह लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंपीचमेंट वर्ड आपको नहीं यूज करना है। इन हाउस कमेटी क्या कर सकती है सर? देखो इन हाउस कमेटी क्या कर सकती है, देखो एग्जामाइन फैक्ट, सीक एक्सप्लेनेशन, वही करेगी सर, उससे पूछेगी क्या किया क्या नहीं किया। सबमिट रिपोर्ट टू सीजीआई, जो रिपोर्ट होगी चीफ जस्टिस को दे देंगे। पॉसिबल आउटकम क्या होंगे याद करो, मैंने बताया था वो रिमूव नहीं कर सकते उसको इन हाउस वाले। पॉसिबल आउटकम क्या होगा? इफ एलिगेशंस आर अनसब्सटेंशिएटेड, उनको लगेगा कि नहीं एलिगेशंस जो है आरोपों में दम नहीं है सर, तो जज इज एक्सोनरेटेड, मतलब उसको कह देंगे भैया मस्त रहो, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, नो फर्दर एक्शन इज टेकन, कुछ नहीं होगा। इफ एलिगेशंस आर सब्सटेंटिएटेड बट नॉट ग्रेव, लग रहा है कि सब्सटेंट मिल रहा है उसके अंदर, गलती करी उसने बट बहुत बड़ी गलती नहीं है,
द कमिटी में इशू एन एडवाइजरी और वार्निंग टू जज, एडवाइजरी दे देंगे, वार्निंग दे देंगे, भैया ध्यान से रहो, इस तरह की चीजों से दूर रहो, ठीक है। इफ एलिगेशंस आर ग्रेव एंड क्लियरली एस्टेब्लिश्ड, दिख रहा है साफ साफ कि भैया गलती किया है और ग्रेव भी है सर, तो ऐसे कंडीशन में सीजीआई में एडवाइज द जज टू रिजाइन। वो बोलेगा भैया आप क्या कर दो, रिजाइन कर दो, आप क्या करो सर, इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी की रेस्पेक्ट करो और आप रिजाइन कर दो। नहीं तो सीजीआई में रेफर द मैटर फॉर द इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट। अगर सीजीआई को लग रहा है कि सच में कुछ गलती करी है अगले ने और प्रूफ हो रहा है इन हाउस कमेटी में, तो वो सीजीआई खुद बोल देगा पार्लियामेंट को कि इनके अगेंस्ट क्या स्टार्ट करो सर, रिमूवल की प्रक्रिया स्टार्ट करो। समझ में, ये भी संभव है, बट खुद से सीजीआई उस जज को हटा नहीं सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है चाहे वो हाई कोर्ट का जज है। उसका रिमूवल तो पार्लियामेंट के अंदर ही होगा सर, समझ गए। इन हाउस कमिटी कैन नॉट रिमूव अ जज फ्रॉम ऑफिस, नहीं हटा सकती। इंक्वायरी सर्व्स एज अ फिल्टरिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, केस को फिल्टर कर रहे हैं और फैक्ट फाइंड कर रहे हैं उसके अंदर, कि क्या उसके अंदर फैक्ट्स हैं सर, ठीक है, क्या उसके केस के सब्सटेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है सर, in-house committee mechanism embodies a delicate constitutional balance between two potentially conflicting principles। इन दो प्रिंसिपल्स के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाती है। वो एक है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि जजेस के ऊपर किसी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए सर, एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या गारंटी दे रखी है जजेस को, ताकि उनके ऊपर किसी तरीके का फोर्स नहीं हो। पहला दिया हुआ है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जजेस कैन ओनली बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इंपीचमेंट, मतलब रिमूवल की प्रक्रिया से। इंपीचमेंट वर्ड को रिमूवल लेना है आपको, ठीक है। फिक्स सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद कम नहीं हो सकती सर, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपॉइंटमेंट के बाद कम नहीं हो सकती, बढ़ सकती है, ठीक है। उनकी जो भी, और सिर्फ वो नहीं, सारी की सारी उनकी कंडीशंस भी जो उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, कम नहीं हो सकते, बढ़ सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट, आप रिटायरमेंट के बाद किसी गवर्नमेंट उस जगह पे नहीं जा सकते। ऑटोनॉमी इन द अपॉइंटमेंट्स थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होता सर, ठीक है। जजेस कैन डिसाइड केसेस विदाउट फियर ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिटेलिएशन। उनके ऊपर डर नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव कुछ कर देगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास पावर ही नहीं है जजेस को पोक करने की, तो वो फ्रीडम से काम करते हैं। समझ आ रहा है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी क्या है सर, जवाबदेही। तो जजेस आर नॉट अबाउट लॉ, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, प्रॉपर्टी से तो उनको भी काम करना ही है, और अगर वो नहीं करते तो फिर लॉन्ग टर्म में उनकी रिमूवल की प्रोसेस तो है ही सर। मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंश्योर हो रही है, और इन्हीं दोनों के बीच में एक लिंक बनाने का काम कर रहा है क्या, इन हाउस कमेटी, कि भैया अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो और इंडिपेंडेंस भी रहे। बस में आ रही है। प्रीलिम्स पॉइंटर क्या है सर, रिमूवल ओनली बाय इंपीचमेंट, मतलब जो पूरी की पूरी प्रक्रिया प्रोसेस पार्लियामेंट ही रिमूव करेगी सर, ठीक है। इन हाउस इंक्वायरी इज नॉन स्टेटरी, न तो वो क्या है वैधानिक है और न ही संवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है सर, इन हाउस प्रोसीजर 1999। इंटरनल टू द जुडिशरी, इन हाउस कमेटी क्या है, इंटरनल टू द जुडिशरी है, जुडिशरी खुद बनाती है सर। इनिशिएट कौन करता है उसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट का कोई केस है या किसी सुप्रीम कोर्ट का भी कोई केस है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, किसी भी हाई कोर्ट का केस है या सुप्रीम कोर्ट का केस है, इन हाउस कमेटी बनाएगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंक्वायरी कैन नॉट पनिश और रिमूव, वो हटा नहीं सकते उसको। रिफ्लेक्ट्स सेल्फ रेगुलेशन प्रिंसिपल, जुडिशरी खुद को रेगुलेट करती है सर। डन। पॉसिबल एमसीक्यू, इसको करो। एक्चुअली 3 आर्टिकल को अपन ने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया, कल बताया था जुडिशरी के 3 आर्टिकल, तो तीनों एक साथ एक्सप्लेन कर दिए थे शुरू में ही मैंने। इसको करो, 1 मिनट में आ रहा हूं।
चलिए। हाँ, हो गया। क्या आंसर है? बी। हाँ, ओके। चलिए, जजेस इंक्वायरी एक्ट मैंने भी आपको समझा दिया, समझाया था? ठीक है, तो वही रिमूवल का प्रोसेस है, और हाई कोर्ट के रिमूवल का इसमें है 217 में, और 124 में सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का है। ठीक है, एक्ट इन्वोक कब कब होता है? इनिशिएशन ऑफ मोशन, वही बताया था। लोकसभा में 100 एमपीज उसको बैक करने चाहिए, या राज्यसभा में आ रहे तो 50 बैक करने चाहिए। ठीक है। और एक्सेप्ट करना नहीं करना किसके हाथ में है सर? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है। एक्सेप्ट करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंक्वायरी कमेटी बताया था, एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, लीगल प्रोफेशनल जो भी होगा। ठीक है, ये चेक करेंगे 3 मेंबर कमेटी। इंक्वायरी प्रोसेस अगर इन्होंने यस बोल दिया तो आगे बढ़ेगी। इंक्वायरी प्रोसेस में जो पर्सन है, जज जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है, उसको राइट टू डिफेंस मिलेगा सर। राइट टू क्रॉस एग्जामिन विटनेस, वही सवाल पूछ सकता है। राइट टू बी हर्ड, उसकी बात को भी सुना जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली वो जो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट कहां होगी? इफ द कमिटी फाइंड द चार्ज इज नॉट प्रूव, द मोशन टिपिकली डज नॉट प्रोसीड फर्दर। कमिटी ने अपन बात किया ना इस पे पूरा, कमिटी ने बता दिया कि नहीं प्रूफ हो रहा है, तो वही खत्म हो जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं हाउस में वापस। पर प्रूफ हो गया तो वो आगे जाएगा पार्लियामेंट्री स्टेज पे। और पार्लियामेंट्री स्टेज में क्या होता है? डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद स्पेशल मेजोरिटी 2/3 होगी, 2/3 पे दोनों ने यस कर दिया, बोथ हाउस यस कर देंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हटा देंगे सर उसको। डन। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है क्वासी जुडिशियल, ये तो आपको पता है। ठीक है, प्रीलिम पॉइंटर क्या है? 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर प्रोसीजर है। ग्राउंड्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मोशन सपोर्ट लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 मेंबर का होना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और ज्यूरिस्ट, स्पेशल मेजोरिटी बोथ हाउस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। समझ गए सर? हम शुरू में एक्चुअली तीनों को एक साथ पढ़ लिए थे, क्योंकि तीनों जुड़े हुए थे एक दूसरे से। अब अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक भी बार रिमूव नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। ठीक है, 1991 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी, उनके अगेंस्ट मोशन आया था लोकसभा के अंदर। ठीक है, उस मोशन को एक्सेप्ट किया, और उनके, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और उनके ऊपर आया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का केस आया था, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का। जस्टिस रामास्वामी के अगेंस्ट ये
मोशन एक्सेप्ट हुआ लोकसभा में, इंक्वायरी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और प्रूफ हो गया कि हाँ उन्होंने किया है, मतलब इंक्वायरी कमेटी ने यस बोला कि यस नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड अगेंस्ट जस्टिस रामास्वामी। वोटिंग हुई 1993 में, 2 साल 1991 से 93 तक चला ये। 1993 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और ये केस फिर इस पे वोटिंग हुई लोकसभा के अंदर, और वोटिंग के अंदर वो लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो पास नहीं हो पाया तो मोशन वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर वो उनका इम्पीचमेंट हुआ, मतलब उनका रिमूवल हुआ नहीं। तो ये बहुत करीब केस था, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी थी उस कमेटी ने बोला कि हाँ हमको इरेगुलरिटीज मिली है सर, ठीक है, बट जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया और वो मोशन क्या हो गया सर, खत्म हो गया, और वो वहां पे रिमूवल प्रोसेस नहीं हुआ। ये रामास्वामी का केस बहुत प्रोमिनेंट केस था। उसके बाद एक केस है जस्टिस सौमित्र सेन का। जस्टिस सौमित्र सेन 2011 का केस है, कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। उनके अगेंस्ट भी क्या हुआ था सर, प्रोसीडिंग्स में आया था, पर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ही 2011 में उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन ही कर दिया तो रिमूव करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ आ रही? तो जस्टिस सौमित्र सेन 2011 कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, उनके अगेंस्ट भी ये मोशन आया था, जस्टिस सौमित्र सेन। अब आते हैं 2011 में ही सिक्किम हाई कोर्ट के एक जज थे जस्टिस दिनाकरन, जस्टिस दिनाकरन 2011, उनके अगेंस्ट भी आया था, और उन्होंने भी मीनवाइल प्रोसेस में क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। लैंड ग्रैबिंग और 2-3 चार्जेस थे उनके ऊपर, ठीक है, बट वो भी क्या हो गया, केस मोशन आ गया था, बट उन्होंने मीनवाइल रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो रिमूवल की जरूरत नहीं, ठीक है। तो 3 बड़े केसेस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। एक आ रहा है कौन सा, जस्टिस रामास्वामी, सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उसके बाद सौमित्र सेन कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे, 2011 का केस है। जस्टिस दिनाकरन जो है वो सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, और ये 2011 का ही केस है। उसके बाद जस्टिस पारदीवाला के अगेंस्ट भी आया था, बट वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, पॉसिबली एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न। जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट कंप्लेंट आई थी 2018 में, मोशन आया था, बट वो मोशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बात समझ आ रही है? तो मतलब मेजर आपको 3 ही याद रखने, दीपक मिश्रा वाला याद नहीं भी रखेंगे, जस्टिस दीपक मिश्रा वाला तो चलेगा, पारदीवाला का भी याद नहीं रखेंगे चलेगा, बट 3 याद रखने, ठीक है, जस्टिस रामास्वामी और सौमित्र सेन और जस्टिस दिनाकरन, ये तीनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। मतलब कुल मिला के हिस्टोरिकली अभी तक कोई भी जो जज है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से अभी तक रिमूव नहीं हुए भारत के इतिहास में, याद रखेंगे, ठीक है सर। चलिए, कौन, हाँ जस्टिस दिनाकरन सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, ठीक है। जस्टिस दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज थे, हाँ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी किया अपन ने, कर लिया क्या, जज इंक्वायरी वाला क्वेश्चन नहीं किया ना, हाँ इसको करो, दिख रहा है आंसर, ये तो दुखद है, ये तो कर लिया, चलो करना आप। इंडियाज बायो इकोनॉमी, ये सिंपल आर्टिकल है, सेल्फ रीड करना है, अपन थोड़ा सा बस इस पे बात कर रहे हैं। बायो इकोनॉमी क्या होती है, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं, लिविंग सब्सटेंसेस, उन लिविंग सब्सटेंसेस से एसोसिएटेड जो इकोनॉमी होती है उसको बायो इकोनॉमी कहते हैं सर, ठीक है। अभी रिसेंटली एक डेटा आया है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, वो कह रही है कि इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है वो 2024 में वैल्यूड एट 165 बिलियन, मतलब करीब करीब इंडिया की ओवरऑल जीडीपी का करीब करीब 4% सर, तो विच इज क्वाइट अ ह्यूज, और इसको और बढ़ाया जा सकता है बिकॉज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसके अंदर। इसके अंदर रिन्यूएबिलिटी का कंपोनेंट भी मिलता है, और इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बायो इकोनॉमी पे काम करने का सर, ठीक है। इसी पर ये आर्टिकल है, मेंस पे ज्यादा ओरिएंटेड है ये आर्टिकल, तो विल नॉट डिस्कस मच अबाउट इट, बट बायो इकोनॉमी क्या होती है पता होना चाहिए आपको कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड वैल्यू क्रिएशन दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में प्लांट बेस्ड जो भी आपकी इकोनॉमी है, एनिमल बेस्ड इकोनॉमी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड इकोनॉमी, जेनेटिक मटेरियल बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन, जो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन आ रहे हैं, डीएनए जो आपकी क्या बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, वो सारा,
यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म से यूज कर रहे हैं। की सेक्टर कौन है सर? बायोफार्मा, वैक्सीन। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में अभी आपने देखा कोविड के बाद इंडिया वर्ल्ड में ऑलमोस्ट लीडिंग पोजीशन में था सर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। तो वैक्सीन हो गया, थेरेप्यूटिक ड्रग्स हो गई, बायोसिमिलर्स हो गए। बायोसिमिलर्स क्या होते हैं पता है आपको? बायोसिमिलर्स मतलब यूजुअली जो बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं बट वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म जैसे नहीं होते। ठीक है, बायोसिमिलर्स उन्हीं को कहते हैं। ऑल्दो आप इसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अधूरी डेफिनेशन मैं नहीं देना चाहता। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, बायोसिमिलर इज समथिंग ingredient which are usually already produced by some company और आप उसका सेम टू सेम रेप्लिका बना रहे हो। ठीक है, दैट इज बायोसिमिलर्स। फिर आता है डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह, ये हो गई। बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल, बायो एनर्जी, बायो सर्विसेज एंड बायो इंफॉर्मेशन एंड द डिजिटल बायोलॉजी। ये आप एक्चुअली स्टैटिक पार्ट में ज्यादा पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट। तो यू विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, जीएम क्रॉप्स और ये सारी चीजें। ठीक है, साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट में हम नहीं जा रहे हैं, हम क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं अभी ना। तो ये डिस्कस करेंगे साइंस में। बायोटेक इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, ये भी आपको सेल्फ रीड करना है। इसमें मेंस के लिए ज्यादा है ना, प्री के लिए नहीं है। प्री के लिए इसका टेक्निकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे बायोफ्यूल है तो बायोफ्यूल क्या होता है, तो वो आप इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भारत में कौन देखता है? बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस देखती है। उसके अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक और इंस्टीट्यूट है बिराक, आपने सुना होगा, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल। ठीक है, ये एंटरप्राइजेस जो होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट के साथ एक इफेक्टिव लिंक बनाती है बिराक। ये इनिशिएटिव्स भी आप रीड करेंगे, प्रीलिम पॉइंटर्स हैं। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स, दो वैल्यू एडिशन आर्टिकल और हैं, उन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजन्स। अब ये जो आर्टिकल है इसमें हमको ये समझना है कि जो प्रिजन होती है ना, प्रिजन जेल जो होती है, वो स्टेट्स के अंडर आती है। मतलब स्टेट इशू है जेल्स जो है, जेल्स क्या है? स्टेट इशू है। तो जेल मैन्युअल होता है, जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन बनाएगा सर? स्टेट्स बनाते हैं, हर स्टेट में अलग अलग रहता है। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जेल मैन्युअल जो होते थे या प्रिजन मैन्युअल जो होते थे, उस प्रिजन मैन्युअल जो बना हुआ था जेल्स का उस समय ब्रिटिश के टाइम पे, ठीक है, ब्रिटिश के टाइम पे जो बना हुआ था वही वाला मैन्युअल आज भी कई सारे स्टेट्स क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं सर। ठीक है, और उसमें हो ये रहा है कि कई सारी जेल्स के अंदर अभी भी जो प्रिजनर्स होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाते सर, बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते। ठीक है, और उनके साथ वहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वहां पे जैसे एग्जांपल के लिए कन्वेंशनली कास्ट बेस्ड जो वर्क होता था, ठीक है, जैसे क्लीनिंग का काम है, तो जो लोअर कास्ट कन्वेंशनली कंसिडर किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से वही काम करवाया जा रहा है वहां पर भी, समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जेल्स में देखने को मिल रहा है सर, एंड दिस इज अ वरीसम सिचुएशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड दैट प्रिजन मैन्युअल्स इन मोर देन 10 स्टेट्स, इवन उनके मैन्युअल्स जो हैं, मतलब जो जिसके अकॉर्डिंग प्रिजन्स को चलना होता है, स्टिल कंटेन प्रोविजन दैट सैंक्शन डिस्क्रिमिनेशन एंड फोर्स्ड लेबर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। मतलब उन मैन्युअल्स के अंदर ही लिखा हुआ है कि भैया कास्ट बेस्ड और फोर्स लेबर जो है वो चल ही रहा है। बात समझ आ रही है? मतलब इतने सालों से देश की आजादी के बाद भी वो मैनुअल जो है वो अभी भी ब्रिटिश वाले स्टैंडर्ड पे ही चल रहा है सर। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द कॉलोनियल एरा प्रैक्टिसेस। ठीक है, असाइन प्रिजन वर्क सच एज क्लीनिंग, स्वीपिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी। ठीक है, जातिगत आधार पे ही काम क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। कहां पर? जेल के अंदर, विच इज इशू। तो उससे क्या हो रहा है? ये आर्टिकल आपके वायलेट हो रहे हैं सिंपली सर, आर्टिकल 14, 15, 17 और 23। इवन प्रिजनर्स डू नॉट लूज देयर फंडामेंटल राइट। जो जेल में है तो क्या उसका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा? नहीं होगा सर, एफआर उनके पास अभी भी रहेंगे। व्हाई दिस मैटर? देखो, प्रिजनर्स एक्ट 1894 जो चल रहा था, कॉलोनियल लॉ, उसी के हिसाब से प्रिजनर मैनुअल बने हुए हैं स्टेट्स के। ये तो वरीसम सिचुएशन है, 1894 के कानून पे बने हुए। स्टेट कैन नॉट परपेचुएट कास्ट बेस्ड रोल्स इवन विद इन प्रिजन। स्टेट कभी भी कास्ट बेस्ड रोल नहीं दे सकता प्रिजन के अंदर भी। ठीक है, क्योंकि ये तो फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 15 का वायलेशन हो जाएगा।
प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ना। आर्टिकल 15 तो यही कहता है, ये तो वायलेशन हो रहा है। ठीक है, प्रीलिम पॉइंटर आपका यही है कि प्रिजन मैन्यूल्स आर फ्रेम्ड अंडर स्टेट रूल्स। ठीक है, कास्ट बेस्ड एलोकेशन ये वायलेट कर रहा है सर। ठीक है, पॉसिबल एमसीक्यू, देखो क्या है एमसीक्यू, सिंपल है। मतलब आज की क्लास में जो पहले 3 आर्टिकल थे ना जुडिशरी वाले, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा कम है कंटेंट, पर जो है ग्रैब कर लो। हो गया? वो क्या है ना, तुरंत पढ़ के तुरंत क्वेश्चन होता है ना, तो हो जाता है ना वो। क्वेश्चंस तो अलग से आएंगे ना, रुको अभी पारा सारा पढ़ लो। जैसे 3rd मंथ चल रहा है ना पॉलिटी का, 6 मंथ पढ़ लेंगे ना, फिर 6 मंथ्स के कलेक्टिव 50 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, फिर आप रिवाइज करके आना अच्छे से, फिर उस पर थोड़ा सा अच्छे स्तर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उसमें नजर आएगा कि सीखे या नहीं सीखे। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एनालिटिकल भी। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ये लास्ट है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब 3 भाषाओं की बात होती है। इंडिया की लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स बहुत पुरानी है सर। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो नहीं है, संविधान में कहीं भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात नहीं हुई है। पहली बार 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, इस एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई थी किसकी? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में क्या होता है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में एक तो हो जाती है क्या सर, आपकी मूल भाषा जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके अलावा एक हो जाती है इंग्लिश जो कि लिंक लैंग्वेज है, और थर्ड लैंग्वेज जो आप एक्सेप्ट करते हो अदर लैंग्वेज। एग्जाम्पल के लिए अगर नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो हिंदी मूल भाषा हो जाती है, इंग्लिश लिंक लैंग्वेज हो जाती है, थर्ड लैंग्वेज आप कुछ भी सीख सकते हो, द्रविडियन सीख लो, कोई और लैंग्वेज सीख लो, तो थ्री लैंग्वेज। साउथ के लिए बात करो तो उनकी मूल भाषा द्रविडियन हो जाएगी, उसके बाद वो इंग्लिश लिंक लैंग्वेज हो जाएगी, और हिंदी वो सीखना चाहे तो सीख सकते हैं। साउथ इंडिया में ये कहा जाता है कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये इशू को रिड्रेस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। आपकी नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 1986 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी करंटली चल रही है एनईपी, इन तीनों में वापस क्या है? थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हुई है सर। फॉर्मूला क्या है? हिंदी स्पीकिंग स्टेट में हिंदी, इंग्लिश और 1 मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्पीकिंग में रीजनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल यूनिटी हो सर, कल्चरल एक्सचेंज, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडिया सबसे पहले एनईपी 1968 में आया। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अंडर 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, शुरू में ही था थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। एनईपी नो लैंग्वेज इज टू बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट। बात तो ठीक है, क्या इसका आंसर होना चाहिए? 1 and 3। ठीक है, 1 and 3 ओनली। तो दैट्स इट। और आपका फेब्रुअरी का जो पीपीटी है अपलोड हो गया है। ठीक है, आप उसका रिवीजन करें, मार्च का भी हो जाएगा। मिलते हैं सर मंडे को। बाय बाय।